फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज बात करेंगे हम हिस्ट्री में, और हिस्ट्री की भी जो शक, पहलव, कुषाण वंश, मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, पोस्ट मौर्य पीरियड। तो चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना है और मेमोराइज करते हुए चलना है साथ के साथ। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भी प्राचीन भारत के इतिहास में उन अध्याय की जो न केवल कठिन है बल्कि कई बार जो किताबों में उनको जो कई तरीके से वर्णित किया गया है। जैसे कि इसका वर्णन होना चाहिए था, ऐसे वर्णन नहीं किया गया है। यदि हम बात करें कि मौर्योत्तर काल, इसके बाद जो चार बड़े काल आते हैं, चार बड़े वंश आते हैं। हम जो वंशों के बारे में चर्चा करेंगे, इंडो ग्रीक के बारे में जो चर्चा हमने पीछे पढ़ चुके हैं। आज शकों के बारे में चर्चा करेंगे। शक को थोड़ा कहानी ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और कोशिश हम पूरा करेंगे कहानी को पूरा जो फ्लो कहीं टूटे ना, क्योंकि एक कहानी के थ्रू इसे समझने में बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज बहुत हार्ड भी हो जाएगा। यह भारत में किस तरह भारत में आ रहे हैं, यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में या यूरोपीय कंपनी के आगमन के दौरान जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो केंद्रीय मूल सत्ता कमजोर हो जाती है और विदेशी यूरोपीय कंपनियां देश के आंतरिक छोटे छोटे राजाओं के युद्ध करके उनके साथ हस्तक्षेप करके और जो धीमे धीमे एक राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करती है। मौर्य युद्ध के बाद कुछ ऐसा हुआ जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई और जितने भी सम्राट आए वो इतने योग्य नहीं थे। जब मौर्य युग में भी कुछ ऐसे जो सम्राट आए, जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी जितने भी आए ना, वो इतने योग्य नहीं थे, इतने बड़े शासन को संभाल सके कि वे इतने बड़े योग्य नहीं थे, वो शासन को संभाल सके। इसी का लाभ उठाकर मध्य एशिया के जो शासक थे उन्होंने उठाया। और पिछली कक्षा में देखा था कि मध्य एशिया की स्थिति कुछ ऐसी थी कि सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां पर उत्तराधिकारियों के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चल रहे थे। वहां पर परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत की ओर से आकर्षित करती हैं। भारत की स्थिति ऐसी है कि जो केंद्रीय सत्ता अब कमजोर हो गई है, या केंद्रीय सत्ता जो शक्ति ही नहीं है, केंद्र में शक्ति के बराबर नहीं है। जब केंद्रीय शक्ति नहीं के बराबर हो या शून्यता उत्पन्न होती है तो कई प्रकार शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई प्रकार की अन्य शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। और केंद्रीय शक्तियां का ना का होना बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए केंद्रीय शक्ति का होना बहुत बड़ा जरूरी है। जो केंद्रीय शक्ति होना, उसका केंद्र का सत्ता में होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। इसलिए कई बार कहा जाता है कि राज्य मोतियों की माला केवल मोती है, राज्य मोतियों की माला में केवल मोती है, और केंद्रीय शक्ति उन मोतियों को पिरोने वाला धागा है। धागा जितना अधिक मजबूत होगा, उस केंद्रीय शक्ति और जो राज्य का जो महत्व और शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी ही चलेगी, लेकिन क्या है कि भाई यूपीएससी पढ़ना है, और जहां नापसंद और पसंद और जो इंटरेस्टिंग और बोर की सीमाएं खत्म हो जाती है ना, वहां पर यूपीएससी स्टार्ट होती है। मैं ध्यान में रखूंगा कि भाई आपको बोर हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोशिश रहेगी कि आज जो ये पहलू जो क्लियर कर सके हम। जो यूपीएससी ऐसी नहीं है भाई कि भाई ठीक है कि भाई आप समझ नहीं रहे हो, तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते हुए चलना है। देखते हैं ये रहा। पिछली कक्षा में हमने जो मौर्योत्तर काल के बाद पतन के बाद प्राचीन की जो इसका जो स्थिति का जो वर्णन जो पढ़ा था हमने। वस्तुतः जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत में केंद्रीय स्तर पर एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी, इसका लाभ उठाकर कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत में अपना जो साम्राज्य स्थापित किया यहाँ पे। हालांकि यह विदेशी आक्रांता भारत में राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, बल्कि जो मध्य एशिया में उत्पन्न जो तत्कालीन राजनीतिक और जो परिस्थिति को लिए भारत की ओर उन्मुख किया था। ये तो वही मजबूरी में आए थे, जब उनके पीछे जो षड्यंत्र चल रहे थे, इस तरह के चल रहे थे। भारतीय कल्चर कितना प्रभाव पड़ा, शकों की कितनी बड़ी कठिन है, कितनी जो इनकी पूरी गारंटी है, यदि हमें बेहतर तरीके से जो इसको मेमोराइज करना है। अब कुछ स्टूडेंट का जो अभी जैसे एग्जाम आ रहा है यूपीएससी पास में, तो बोल रहे हैं कि भाई हमें नेगेटिविटी फील हो रही है। नेगेटिव मिलकर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। साल भर की जो हवाबाजी की है, जिसने पढ़ा है, कोई नेगेटिव नहीं होती। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस पृथ्वी पर हम मेहनत करने के लिए आए हैं। इस पृथ्वी पर जो
जो पास फेल, सफल असफल, ये बहुत बाहर की बात है। बहुत अभी पढ़ो और लगाओ पूरी ताकत जितनी तुम्हारे में जो तुम्हारे अंदर है। दिखा दो कि दुनिया वालों को तुम्हारे में कितना दम है। पढ़ सकते हो, उन लोगों को बताओ कि जो तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते कि तुम कुछ कर सकते हो, उनको तुम्हें बताना है कि तुम्हारे पास टाइम है, गोल्डन चांस है। जो तुमसे कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए जवाब देने का समय आ गया है, ताकि उन्हें भी पता चल सके तुम्हारे अंदर जो 206 हड्डियां, 639 मसल्स और जो 1 अरब न्यूरॉन जब तय करते हैं ना, तो सब चीजें जो आप चाहते हैं वो पर्याप्त कर लेते हैं। अपनी ताकत को दिखाने का मौका मिल गया है, उससे अद्भुत समय और कहीं नहीं मिल सकता। तो लड़ने को तैयार हो जाओ। और भगोड़े भाग चुके हैं मैदान छोड़कर। इस समय केवल जो सूरवीर बैठे हैं। लास्ट मोमेंट चल रहा है। इस तरफ हारना या जीतना दोनों ही सम्मान का काम है। यदि हार होगी तो भी सम्मान होगा, जीत होगी तो भी सम्मान। तो हमें पॉजिटिव रह के हार की तरफ को जो अपना चलना है, अपने जीत की तरफ को चलना है, जीत की तरफ को जीत निश्चित करते हुए, मेहनत करते हुए। अब हार आप ये डिपेंड है, ये हार हो जीत हो, ये सब चीज आप पे डिपेंड है। यदि आप सोचते हो आप अपने आप को जो भगोड़ा डिक्लेयर करोगे, या तो यदि अभी भाग जाते हो तो भगोड़ा डिक्लेयर कि मैं लास्ट तक लड़ा। जो लास्ट तक लड़ा है, कम से कम लड़ा तो है, वो सूरवीर है। दिखा दो दुनिया वालों को तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी ताकत है, कितना तुम्हारे में बुराइयां, आलोचनाएं सहन करने की क्षमता है। मौका मिला है ऊपर वाले को, तैयार हो जाओ तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए। जो उतर जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है सामने वाले में। ये पूरी जोश और ऊर्जा के साथ लगिए। अंतिम पड़ाव है, मजे मजे के साथ गुजरना चाहिए, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ गुजरना चाहिए। दिखना चाहिए कि लोगों में कहीं ना कहीं जो सूरवीर यहाँ पे कोई सूरवीर बैठा है। इस तरह के जो आपकी सोच होनी चाहिए, इसके लिए तरफ थिंकिंग होनी चाहिए, इस तरफ पढ़ना चाहिए। हमारे प्राचीन भारत में जो इतिहास के में जा रहे हैं कि ईसा पूर्व काल है। यदि हम देखेंगे तो भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए दौरान जो भारत को जो अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। हमने देखा है कि अशोक के पश्चात मौर्योत्तर काल आता है, जब मौर्य के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कर सके, बल्कि विदेशी आक्रमणों को भी कई विदेशी शासकों ने अलग अलग समय पर इस पर शासन किया। इसमें से हमने इंडो ग्रीक के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। हम जो इंडो ग्रीक के बारे में, इसमें से इंडो ग्रीक दो शब्द का जिक्र मिलता है। पाकिस्तान से आने वाले क्षेत्र से और भारत से आने वाले क्षेत्र में शासन करने लगे थे ये। अब जो इसी पिक्चर में दौरान जो एंट्री होती है भाई शकों की, ये प्लानिंग के करके यहाँ पे नहीं आए थे। जैसे मैंने बताया, अभी ऊपर बताया, प्लानिंग करके नहीं आए थे, ये मजबूरी में आए थे। भारत को शासन करना और परिस्थिति में ऐसी निर्मित हुई कि उन्हें अपने यहाँ पर शासन करने के लिए माहौल मिला। एक तो कह सकते हैं, जो कहा जा सकता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे जो इनके खिलाफ जो षड्यंत्र और जो शत्रु बढ़ गए थे वहाँ पे इनके पीछे से, तो दूसरा यहाँ पर जो मौका मिल रहा है कि भाई शासन चलाने का, क्यों ना शासन ही चला ले, तो इनकी ऐसी होती। तो बैक्टीरियल यानी पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान से वो शक, किंतु भारत में मौर्य उत्पतन के बाद जो विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियां, केंद्रीय यानी शून्यता का, इसके जो मौर्य साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः वह दौर था जब भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था और वहीं मकदूनिया में सिकंदर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य नेतृत्व हो गया था, नेतृत्व विहीन हो गया था। अतः इस काल की पृष्ठभूमि के केंद्रीय नेतृत्व विहीन और जो राजनीतिक शून्यता कारण विद्यमान थे, उन जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में संदर्भ में एक नई युग का जो सूत्रपात किया। पिछली कक्षा में इंडो ग्रीक अथवा जो हिंद, यमन और विदेशी आक्रांताओं के बारे में साम्राज्य स्थापित करने के लिए घटनाक्रम को हम समझ चुके हैं। इंडो ग्रीक जो शासकों के बाद भारत में क्रम से शक, पहलव, कुषाण के रूप में विदेशी आक्रांता आते हैं, वो जो भारत में विभिन्न भागों में अपना जो साम्राज्य स्थापित करते हैं। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो विदेशी शासक उत्तरोत्तर रूप में भारत नहीं आए थे, बल्कि जो उनको समांतर रूप से ही अपने जो भारत आए थे, एक साथ नहीं आए थे, मतलब जो समांतर एक साथ के साथ चल रहे थे कि एक भी एक आ गया फिर उसके बाद नहीं, पहले ये आ रहा है तो उसके साथ जो मतलब साथ चल रहे हैं समांतर पैरेलल में। हालांकि जो साक्ष्यों के अभाव में जो समय निश्चित और जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तथापि सिक्कों एवं तत्कालीन लेखों की जो रचना और कालक्रम के बारे में सांकेतिक जानकारी और अवश्य प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक शासकों का पतन एवं तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। इंडो ग्रीक शासकों में भारत
रूप से भारत के जो मौर्य वंश के समाप्त होने पर दो प्रकार के विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ। पहला यूक्रेटाइटिस वंश का शासन किया, जो बैक्ट्रियल से लेकर जो झेलम नदी तक विस्तृत था, जबकि द डेमेस्ट्रियस वंश का जो शासन किया, जो झेलम के लिए आधुनिक मथुरा का विस्तृत यहाँ पे मिलता है। यूक्रेटाइज वंश की जो भारतीय राजधानी तक्षशिला को, जबकि डेमेस्ट्रियस वंश ने जो सकल सिलालकोट को अपनी जो राजधानी बनाया। जो यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को जीतने के बाद वापस लौट जाता है तथा बैक्ट्रियाई क्षेत्र में अपना जो शासन स्थापित करता है। यूक्रेटाइज जो तक्षशिला के बैक्ट्रियल क्षेत्र की राजधानी बनाता है। वहीं दूसरी ओर जो डेमेस्ट्रियस मृत्यु के बाद जो मिनीडेंडर उसकी जो उत्तराधिकारी बनता है और जो भारत के लेकर मथुरा तक अपना जो राज्य स्थापित शासन संचालित करता है। हालांकि काबुल, मथुरा, बुंदेलखंड, मिनेंडर के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो पुष्टि करते हैं कि समुद्री क्षेत्र में जो मिनेंडर का जो शासन संचालित था। मिनेंडर की मृत्यु जो 120 ईस्वी पूर्व 40 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से हो जाती है। और मिनेंडर की मृत्यु के बाद जो समय उसका पुत्र जो स्ट्रेटो अल्प आयु का था तथा उसकी पत्नी मिनेंडर की पत्नी जो एगथोल्किया ने सत्ता का जो वास्तविक संचालन किया। स्ट्रेटो के शासन काल में कुछ ऐसा विशेष परिणाम, कुछ प्रामाणिक जो जानकारियां उपलब्ध नहीं है, जो अंत में योग्य उत्तराधिकारियों के जो अभाव में जो यवन और साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके अलावा जो इस प्रकार शासकों की बैक्ट्रियल क्षेत्र में आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली जाती है, जो बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और को आगे बढ़ते हुए जो पहली शताब्दी में ईश्वर पूर्व में मध्य एशिया के हिंद, यवन और जो राज्यों को उत्तराधिकारी स्थापित कर लिया जाता है। शक, आप समझते हैं शक क्या? शक भाई ये जो सिख शक है हमारे सर्दिया के थे, जो कजाकिस्तान का क्षेत्र है वहां से आए थे। चीनी ग्रंथ कहते हैं कि यूची नाम की जनजाति थी जो शकों का हमला किया। चीनी जो थी जो जनजाति थी यूची ने जो शकों पर हमला किया और सर्दिया वाली जगह पर यहाँ से जो इनको हराया और वहां से ये भागे, सर्दिया से भागे। और वहां पर जब ये वहां से भागे तो इन्होंने नीचे आना पड़ा। वहां से नीचे आते हुए कजाकिस्तान होते हुए नीचे की ओर आए और शक जो बैक्टीरियल पर कब्जा करते हैं। और शक जो सांस, फिर यहाँ पे जो बैक्टीरियल पर सांस, जो चैन की सांस लेते हैं। फिर वो पीछे फिर यूची फिर वही आ जाते हैं, यूची इनके पीछे आ जाते हैं और यूची जाति इनका पीछा करती है और जो इनको सबको हरा करती है। और जो दो मुख्य भारत के जो दो भागों में जो एंट्री करते हैं, दो भागों से जो एंट्री करते हैं भारत में जो शक, जो पहला उत्तरी भाग से, दूसरा पश्चिमी भाग से। इसमें से एक शाखा जो कपिशा पर अधिकार कर लिया। कपिशा वर्तमान में अफगानिस्तान में है और प्राचीन चीनी ग्रंथों में कपिशा कीपिन में कहा गया है कि दूसरे जो शाखा ईरान के मार्ग से आती है। अब देखते हैं वे क्या पूरी चीज को समझते हैं अच्छे से। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली जो स्थिगी लोगों की जो जनजाति अथवा जो जनजाति का समूह था। स्थिगी जो जनजाति जो खानाबदोश तथा जो बर्बर जनजाति थी, इनकी नस्ल की पहचान करना कठिन था, क्योंकि इनके बारे में विभिन्न प्रकार की जो प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और जो चीनी ग्रंथों को अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। किंतु लगभग जो इस तरह के तथ्य के लिए सभी इतिहासकार एक मत है कि सभी शक स्थूली मूल थे और जो उनकी जो स्थूली संख्याओं के बारे में कोई भी जो समूह नहीं थे, अर्थात जो स्थिति थे उन, किंतु सभी जो स्थिति शक नहीं थे। अलग अलग बात है। देखो संभवतः जो स्थिति जनजाति अंतरराष्ट्रीय जाति का जो नाम है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। ये जो स्थिति जाति है, जो शक जाति है, जो एक विशेष अलग प्रकार की ज्योग्राफिकल एरिया में निवेश करती है। शकों की जानकारी के बारे में चीनी स्रोत क्या चाइनीज सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द शक्स। तो शकों के बारे में जो प्रारंभिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी चीनी ग्रंथों से प्राप्त हुई है, इनके जो पान ऊ द्वारा जो रचित जो शी एन हान उनसु तथा जो फान ऊ एसवार द्वारा रचित हाउ हुनसु का ग्रंथ जो मुख्य प्रमाणित है। यहाँ पे सी ए हानसु जो ग्रंथ का जो संबंध जो चीन के जो पूर्वोत्तर वंश से है, जहाँ पे हाउ उनसु और जो प्रवर्ती क्षेत्र से संबंधित है। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार शकों का जो मूल निवास वर्तमान में मध्य एशिया के और जो स्थित उनकी जो सीरिया में माना जाता है। जो स्थिगी जाति के संबंध में एक जो समुदाय माना गया है, जो चीनी जो ग्रंथों को शकों की
जो सही और जो सही वाक्य जो कहा गया है। शक वर्तमान में सीर नदी अथवा जो सीर दरिया निकटवर्ती निवासी थे, जो वर्तमान में सीर नदी और मध्य एशिया के जिले किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान प्रवाहित होती हुई सागर में गिरती है। ये यूरोप हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान, इस तरह से है देखो। और ये हमारा इंडिया है, अरब सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इस तरह से। चीनी ग्रंथों के अनुसार जो लगभग जो 165 ईस्वी पूर्व यूची नामक यूची अन्य जातियों के शक्कों को परास्त करके उन्हें जो अपने मूल निवास से खदेड़ दिया था इन्होंने। इसके बाद जो शक्कों ने जो सीर दरिया पार करते हुए जो बल्क बैक्टीरिया में सडनली इसके जो वीरता का जो योग्यता के बल पर उन्होंने शीघ्र ही शक्कों ने इस प्रकार के क्षेत्र पर जो यहाँ पर अधिकार कर लिया। बैक्टीरिया को इस क्षेत्र के लिए समय यूनानियों का जो नियंत्रण में था, ये उस टाइम पे यूनानी थे, यहाँ पे उनके नियंत्रण में था। किंतु यूची जाति के शक्कों को जो पराजित करते हुए यहाँ से भी स्थापित कर दिया, कि यहाँ से भी भगा दिया, जो मैंने भी पहले बताया था। इसके बाद जो शक्कों की दो मुख्य शाखाओं के भारत की ओर प्रस्थान किया, इसमें जो इनमें से एक शाखा कपिसा का अधिकार, कपिसा वर्तमान में जो अफगानिस्तान में स्थित है, कपिसा वर्तमान में अफगानिस्तान का एक प्रांत है। प्राचीन चीनी जो ग्रंथों में कपिसा का जो कीपिन से संबंधित किया गया है, ये है। शक्कों की दूसरी शाखा जो ईरान की ओर होकर प्रस्थान करती हुई तत्कालीन जो पर्थियन राजाओं और जो द्वितीय 120 के जो आर्दवान अथवा जो ओर्तोबानस जो 120 को पराजित कर दिया। किंतु अन्य पार्थियन राजा मिथिदातस और जो द्वितीय 123 ने जो शक्कों को इस प्रकार दूसरी शाखा में पराजित किया। इस शाखा में से यहाँ पे जो स्थापित होकर जो पश्चिम की ओर वर्तमान में जो ईरान की जो सीस्तान और क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस तरह के क्षेत्र को जो हेलमंड घाटी वर्तमान में जो दक्षिण अफगानिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। ये जो अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से हैं। ये कश्मीर रीजन है, ये पाकिस्तान आ गया हमारा। उल्लेखनीय है कि यह जो शक बिना कोई भी जो युद्ध किए हुए, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, इसलिए बोला जा रहा पाकिस्तान हमारा, जो संभवतः जिस टाइम की ये बात चल रही, जिस टाइम का इतिहास है। इस कारण जो ईरान के जो क्षेत्र में जो सीजिस्तान शकिस्तान कहा जाता है, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये देखो। इसके बाद शक ने कंधार, बेलन और दर्रे के होते हुए जो सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो स्थित स्थायी निवास बना लेते हैं, और यहाँ पे फिर स्थायी निवास परमानेंट अपना जो रहने लगते हैं। शकों के संपर्क में आने के कारण जो इस क्षेत्र को ऐतिहासिक ग्रंथों में जो शक द्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। इस संपर्क यहाँ पे शक आए तो इसलिए शक द्वीप कहा गया। इस प्रकार शकों ने पूर्वी ईरान से होते हुए भारत में प्रवेश किया और जो पश्चिमी उत्तर हिंद यमन साम्राज्य को समाप्त कर जो उत्तर और पश्चिमी उत्तर जो भारत में जो कई बड़े भूभाग पर जो अपना शासन स्थापित किया। तो ये हमारा जो बोलन पास और जो खैबर पास चल रहे हैं। जो उल्लेखनीय है कि भारत की जो स्वाभाविक रूप से शकों को जो 5 शाखाओं में प्रस्थान किया था, जिसमें से 4 शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जबकि एक शाखा चीन कुछ जो ग्रंथों के अनुसार जो अफगानिस्तान चली जाती है। शकों के संदर्भ में भारतीय ग्रंथ इंडियन टेक्स्ट ऑन द शक्कास, शकों के बारे में चीनी ग्रंथों के अलावा कई भारतीय ग्रंथों में भी जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि चीनी ग्रंथों में लिखित जानकारी अधिक प्रामाणिक और जो विश्वसनीय माना जाता है। संभवतः दोनों चीनी ग्रंथों में उल्लेखित जानकारी में सामान्यतः भारतीय ग्रंथों में व्यापक भिन्नता का इसका जो एक आधार हो सकता है। भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले रामायण तथा महाभारत में शकों का जो उल्लेख मिलता है, जो इसमें भारत में भी और जो भारत में जो रामायण और जो इनमें भी रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। कात्यायन के जो ग्रंथ अभिधर्म, ज्ञानम, प्रस्थान और एवं जो पंचजलि के ग्रंथ महाभाष्य में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है। पंचजलि के महाभाष्य में मिलता है। पुराणों और गार्गी संहिता, विशाखदत्त रचना, देव चंद्रगुप्तम, बाण की रचना, हरिश्चरित्र, राजशेखर की रचना, काव्य मीमांसा, जो शकों का जो वर्णन दिया गया है। इसके अलावा जो जैन धर्म जो कालकाचार्य कथानक में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक विश्वसनीय माना जाता है,
क्योंकि जैन साहित्य के अनुसार जो भारत के शकों का आगमन का कारण जो जैन आचार्य जो कालक का जो आमंत्रण था कि उन्होंने इनको बुलाया था, कालक की जो उज्जैनी के थे शासक के गर्द बिल्लल बिल्लल के रूप में जो स्पष्ट हो जाने के कारण जो रुष्ट हो जाने के कारण जो प्रतिशोध के लिए शकों को जो भारत में आमंत्रित किया। उज्जैनी के जो शासक गर्द भिल शैव समाज का समर्थक थे। जैन संप्रदाय के लिए मतभेद हो जाने के कारण जो कालक ने 78 ईस्वी पूर्व जो शकों को उज्जैनी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और काकचार्य कथानक के अनुसार शकों के गर्द भिल को जो पराजित कर और उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। ये इस तरह से, किंतु शीघ्र ही 57 ईस्वी पूर्व में गर्द बिल्लव के जो पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर और शकों को स्थापित कर दिया। यहाँ से जो इनको भेज दिया। शकों को शकों पर विजय प्राप्त करने के क्रम में जो विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत की। विक्रमी संवत के बारे में कुछ अन्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध के होने के कारण जो काकाचार्य कथानक के शकों के बारे में उल्लेखनीय अधिक प्रमाणिक माना जाता है। शकों के संदर्भ में अभिलेखीय साक्ष्य क्या क्या है? राजबुल का सिंह शेर स्तंभ लेख मथुरा में, षोड़ास का दान पत्र लेख जो मथुरा में, नाहपान का जो गुना लेख जो नासिक में, उपांग उषा दान या ऋषभदत्त का जो गुला लेख नासिक में, रुद्र मादन का अंधेव कच्छ की खाड़ी लेख जो गुजरात में, और रुद्र दामन की जो गिरनार लेख ये जूनागढ़ में है। शकों का जो भारत पर आक्रमण, भारत और जो अफगानिस्तानी शकों के जो शासकों में 5 शाखाएं थी। इन 5 का तत्कालीन अफगानिस्तान का एक शक वर्तमान में जो शक स्थान अथवा जो शीर्ष स्थान के नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत में शकों की कुल 4 प्रकार की क्षेत्रीय संख्याएं थी। उनमें संख्याओं के बारे में दृष्टि से उन्हें 2 भागों में संगठित किया गया जाता है। मूलतः चारों जो भाषाओं जो शाखाओं में भारत की ओर से तक्षशिला, फिर मथुरा, नासिक तथा जो उज्जैनी आपस में अपना जो यहाँ पे जो शासन स्थापित करते हैं। इन चारों शाखाओं के लिए उत्तरीय क्षत्रिय एवं जो पश्चिमी क्षत्रिय क्षत्रप दोनों मूल शाखाओं के तहत माना जाता है। उत्तरी क्षत्रप इन्हीं तहत जो तक्षशिला तथा जो मथुरा, जबकि पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत जो नासिक और उज्जैनी को क्षेत्र में सम्मिलित था। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप के नाम से संबोधित करते थे। इसका शाब्दिक अर्थ राजा होता था। ये क्षत्र जो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, शक जो इसका अर्थ जो राजा होता था। संबोधित शब्द की उनकी मूल जनजातीय भाषा से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक लेखन में 2 शक 2 साथ और जो साम्राज्य प्रसंग से जुड़ी इसी शब्द का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला ये पाकिस्तान, ये हमारा म्यांमार इधर जुड़ा हुआ, इंडियन ओशियन, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। उत्तरीय क्षत्रप का जो प्रथम केंद्र जो पंजाब था, उत्तरी क्षत्रप का, वो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। संभवतः केंद्र का प्रथम शासक जो लियास कुशलुक और जो लियाक कुशलुक था। माना जाता है कि लियाक कुशलुक स्वयं को जो यूनानी कला का जो छाप वाले जो सिक्के पर चलवाए थे उन्होंने, किंतु इतिहास के बारे में जो एक मत नहीं था। जो लियाक कुशलुक की जो उत्तराधिकारी उसका जो पुत्र पाटिक था। मथुरा के जो सिंध ध्वज अभिलेख के ज्ञात होता है कि जो पाटिक ने स्वयं को जो क्षत्रप और जो बाद में जो महाक्षत्रप के उपनाम से भी संबोधित किया। जो क्षत्रप था उसे जो महाक्षत्रप भी बोलते थे। जो ऐतिहासिक अभिलेखों के लिए और लिखित प्रमाणों अभाव के कारण जो शकों ने इस प्रकार के क्षेत्र में जो विशेष जानकारी का अभाव है। मथुरा उत्तरी क्षत्रप का दूसरा प्रमुख केंद्र जो आधुनिक मथुरा है। मथुरा के जो 2 प्रमुख शासकों जैसे हगासमस और जो हगान का उल्लेख प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है इनकी जानकारी हगासमस की इनकी। हालांकि जो इतिहासकार निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों शासक मथुरा के जो अलग अलग जो भागों पर शासन करते थे और उत्तराधिकारी क्रम में थे। ये मथुरा से प्राप्त राजबुल सिंह शीर्ष स्तंभ लेख और जो षोड़ास के दानपत्र और जो अभिलेखों से प्राप्त जानकारी अनुसार जो क्षेत्र के कुल अन्य शासक राजबुल और जो षोड़ास भी थे, जो संभवतः हगासमस और जो हगान के उत्तराधिकारी थे।
रजालू ने क्षत्रप और जो महाक्षत्रप की जो उपाधि धारण की थी। इतिहासकारों के सोडास ने राजलू का जो पुत्र माना जाता है, उसके दोनों ही जो उपलब्धियां धारण की थी यहाँ पे। नासिक, ये कोलकाता हो गया, चंडीगढ़, इस तरह से ये यहाँ पर शकों की जो पश्चिमी क्षत्रप की जो शासक थी, इसके बारे में दो प्रमुख शासक मूमक और जो भूमक नयपान थे, जिनके जो बारे में जो नयपान के उल्लालेख और जो उषावदान और जो ऋषभ दत्त की उल्लालेख की जानकारी प्राप्त होती है। उमक अपने शासन काल के दौरान जो सिक्के चलवाए थे, जिन पर जो क्षत्रप अंकित था, यह सिक्के नासिक और जो काठियावाड़ से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मत है कि काठियावाड़ भी तत्कालीन नासिक क्षत्रप का अंतर्गत आता था। नहपाक मूमक का उत्तराधिकारी था, जिसके काल में जो सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका कारण है कि सिक्कों से सबसे अधिक प्रमाणिक जानकारियां नहपाक के बारे में प्राप्त होती हैं। नहपान का जो भारत में इतिहासकारों में लगभग जो 119 से लेकर 124 तक निर्धारित किया गया है। कुछ सिक्कों में नहपान को स्वयं को क्षत्रप अथवा जो अधिकांश स्वयं को जो महा क्षत्रप जो उपनीत करवाया है। नासिक से प्राप्त नहपान के लिए गुलालेख के अनुसार नहपान सीमाएं जो काठियावाड़, महाराष्ट्र, कोकण, अजमेर, पुष्कर तक विस्तृत थी। नहपान के महाराष्ट्र के जो एक बड़े भूभाग पर जो सातवाहन और शासक गौतमी पुत्र जो सातकर्णी के युद्ध के दौरान मध्य के जीता, वो सातवाहन वंश के बारे में हमने अगली कक्षाओं में जानकारी प्राप्त करेंगे। सातवाहन क्या था, तो गुलालेख की जानकारी के अनुसार जो नहपान शासन काल में भड़ोच के प्रसिद्ध बंदरगाह जो उज्जैनी क्षेत्र के वस्तुओं को लायक जो एक बंदरगाह माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता है। अतः नहपान के शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण मिलते हैं। जो नहपान एक शासक था जो शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमाण प्राप्त हुए। उज्जैनी शकों की जो पश्चिमी क्षत्रप का जो शासक थी, जैसे ऐतिहासिक परिणामों के स्पष्ट होता है कि उज्जैनी एक स्वतंत्र और जो शासक चटन थी, जिसमें जो 78 उज्जैन और उज्जैनी शासक वंश की स्थापना थी। हालांकि जो इतिहासकार इसका श्रेय जो चस्टन के पिता जो चस्मितक को देते हैं, जिसके चस्मितक को प्रमाणित मत है। चस्टन के लिए क्षत्रप के मालवा, गुजरात और जो कच्छ का जो विशाल भूभाग सम्मिलित था। चस्टन का पुत्र जो जैम दमन अथवा जो जयदामन उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद जो कई प्रकार के ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। जयदामन को 130 ईस्वी में रुद्रदामन उज्जैनी का जो क्षत्रप जो समझा जाता है। रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ से प्राप्त गिररार शिलालेख से व्यापक जानकारी मिलती है। शिलालेख के अनुसार जो रुद्रदामन के लिए मालवा, विंध्याघाटी, काठियावाड़, सौराष्ट्र, जो मारवाड़, कच्छ, सिंधु, कोकण इत्यादि क्षेत्रों में शासन किया। इसी शिलालेख को ज्ञात प्राप्त होता है कि रुद्रदामन चंद्रगुप्त द्वारा जो प्रारंभ और अशोक द्वारा करवाई गई सुदर्शन झील का इनके द्वारा पुनर्निर्माण कराया था इन्होंने। रुद्रदामन का एक लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय शासक था। उन्होंने जो राजनीतिक और जो संगीत, जो तर्क तत्व शास्त्र और जो व्याकरण एवं जो वित्त संबंधित छात्रों का जो विशेष जानकारी मिलती है। अभिलेखनीय प्रमाणों से प्राप्त होता है कि रुद्रदामन की प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध के अलावा किसी प्रकार किसी को हत्या नहीं करेगा, कि मैं युद्ध में करूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं मारूंगा। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार जो चौथी सदी के लिए अंतिम शासकों के रूप में रुद्रदेव द्वितीय क्षत्रप का जो शासन हुआ, उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पराजित करते हुए उन्होंने शक वंश को समाप्त कर दिया। समकालीन जो शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था उस टाइम पर शासन व्यवस्था शक शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान पर जो राजा क्षत्रप होता था। राजा के देवतुल्य माना जाता था। राजा को पास करने के लिए जो प्रशासन अधिकार थे। राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए आमत्य मंडल की नियुक्ति करती जाती है। आमत्य मंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग होते थे। प्रत्येक विभाग की कार्यकाली दायित्व को आमत्य मंडल सीधे उत्तरदायी होते थे। आमत्य मंडल की जो प्रांतों और क्षत्रों के विभाजित किया जाता था। इन प्रांतों को संचालक महाक्षत्रप करता था। इनका जो संचालक करता था महाक्षत्रप करता था। प्रांतों को जो अधिष्ठान, आहार, जनपद, विषयों के बारे में विभाजित किया हुआ था। इनके बारे में विभाजित किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। इस प्रकार के लिए प्रशासकों को जो दायित्व और लोगों के साथ जो उदारतापूर्ण और जिम्मेदारी व्यवहार करना होता था।
शक प्रशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम प्रधान को उत्तरी भारत में ग्रामीण और दक्षिण भारत में मुलुक कहा जाता था। नगर निकायों के लिए नगर निगम कहा जाता था। ऐसे नगर और जो निगम जिन पर जो प्रशासक छत्र अथवा निवास करते थे उन्हें जो अधिष्ठान कहा जाता था। शक शासन व्यवस्था के बारे में राजनीतिक आवश्यक धनपूर्ति के लिए राजस्व की व्यवस्था की थी। राजा द्वारा जनता पर विभिन्न प्रकार के लगाए जाते थे, किंतु करों की दरों में सुविधा अनुसार और जो आसान रखा गया था। इतिहासकारों अनुसार शकों का जो शासन एक स्वस्थ शासन था। उनकी नीतियां उदार थी और जो कर प्रणाली आसान थी। शक स्वेच्छाचारी न होकर जो उदार और सहिष्णु थे। शकों के भारतीय संस्कृति में योगदान है। शक मूल रूप से जनजाति खाना बदहोश और बर्बर थे उनकी जो, किंतु भारत में आने के बाद वे संस्कृति में घुल मिल गए और इतिहास के अनुसार शकों के भारत में जो आकर शैव दैविक और बौद्ध आदि मत स्वीकार कर लिए थे। शकों के भारत में जो संस्कृत भाषा का प्रचार भाषा बनाया था इन्होंने। रुद्रदामन का गिरना और जो लेख संस्कृत में लिखा गया है वह शकों के भारत की संस्कृति और जो संस्कृत भाषा के विकास में योगदान दिया था। रुद्रदामन और जो वैदिक धर्म का अनुयायी था। उस समय जो संस्कृत साहित्य भाषा और जो भाषा की अत्यधिक प्रेम था। संस्कृत भाषा के लिए प्रथम नाट्य की जो रचना जो रुद्रदमन के शासनकाल में हुई थी। हालांकि जो संस्कृत का प्रथम नाटक कौन सा है इस पर जो मैथ वाक्य है अभी, ठीक है भाई, ये सोच रहे हैं कि भाई कौन सा है, तो ये पूरा एक बात चल रही है कि सब कहाँ से आए कैसे आए, तो अच्छे से समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। शकों के अपने कार्यों के जो मौर्यकालीन शिलालेखों जो गुलालेखों और जो शिलालेखों आदि के बारे में सुरक्षित किया था। इसके साथ ही शकों ने अपने किसी प्रकार के ऐतिहासिक शिलालेख और तथ्यों को नष्ट नहीं किया। इन्होंने अपने जो ये तथ्य जो नष्ट नहीं किए। शक रुद्रदमन मौर्यकालीन के सुदर्शन झील के जो जीर्णोद्धार का रुद्रदमन ने किया था, जीर्णोद्धार किया। उसके बाद पुष्टि होती है कि शक जो जनता और जो पूर्ववर्ती शासकों कार्यों के प्रति जो उदार रहे थे। ऐसा माना जाता है मध्य काल में जो भारत में जो छठ पूजा का प्रारंभ करने वाला शकी थे। ऐसा माना जाता है भारत की जो पूजा सूर्य पूजा शक द्वीपीय पूर्वी ईरान और बलूचिस्तान और जो सिस्तान का क्षेत्र जो बागी पुरोहितों के द्वारा ही आरंभ किया गया था। शकों का जो संदर्भ भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 2022 चल रहा है तो 78, तो ये 1944 की बात चल रही है। क्वेश्चन है 2014 में जो हमारा शक संवत पर आधारित जो पंचांग कैलेंडर एक चैत्र जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित जो 365 के सामान्य वर्ष की तिथियों की इस प्रकार जो तदनुरूप है 22 मार्च 21 मार्च मई 21 में जो हमारे 30 मई 30 अप्रैल 20 अप्रैल, तो हमारा ए तक रखा है 22 मार्च से 21 मार्च। तो भाई ये समझाने का प्रयास था। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।